भारत में हमला करवाने वाला, भारत में तनाव पैदा करने वाला, भारत में खून खराबे का शौकीन पाकिस्तान अब आटे तक के लिए तरस रहा है। हालत ये हो गई है कि अपने पास कुछ नहीं, लेकिन भारत को परेशान करने के हर मौके को तलाशता है। लेकिन इसी पाकिस्तान में जहां आटा नहीं है, वहां गेहूं घोटाला हो गया है। पाकिस्तान में विदेशी गेहूं आयात करने के दौरान ही यहां के लोगों ने घोटाला कर दिया। घोटाले को लेकर पीएम शहबाज शरीफ ने बयान भी दे डाला। 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां, 300 अरब रुपए का घोटाला समझिए। सब कुछ देश की जनता के सामने रखेंगे। पाकिस्तानी किसानों को भारी नुकसान हो गया है। गेहूं सरप्लस होने से खरीद नहीं कर पा रहे हैं राज्य। 300 अरब का गेहूं घोटाला, वो पाकिस्तान जो अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए अपना अच्छा वाला कटोरा निकाल कर आईएमएफ के सामने जाता है, वहां के लोग और लोगों में केवल लोगों की बात नहीं की जा रही, इसमें सभी की मिली भगत होती है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। सरकार तो खैर अपने नागरिकों का आटा, खाना, पानी, उसका पैसा भारत में खून खराबा करने के लिए, आतंकवादी पैदा करने में खर्च करती है, लेकिन जो लोग बचे खुचे हैं वो भी घोटाला करने में पीछे नहीं। उन्होंने भी 300 अरब रुपए का घोटाला कर दिया। किसानों ने गेहूं उपजाया और अब वो गेहूं ही नहीं कोई खरीद पा रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? जी हाँ, ये भी जानिए सरकार क्या कर रही है। पीएम शहबाज ने कमेटी बना दी है, जैसा हमेशा होता है। अगले हफ्ते ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। ठीक है, किसानों की मेहनत का फल देगी सरकार, लेकिन कहां से यह भी पता नहीं। गेहूं की खरीद में कोई कोताही नहीं होगी। 18 लाख टन ज्यादा गेहूं खरीदेगी सरकार। पैसा जेब में है नहीं, लेकिन 18 लाख टन गेहूं ज्यादा खरीदने की तैयारी है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। काश पाकिस्तान में ये वाकई हो रहा होता, लेकिन ये सब कुछ इस वक्त उम्मीदें हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दानिश जुड़ रहे हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह। मेजर, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, और यूके देवनाथ सर तो लगातार बने ही हुए हैं मेरे साथ। सबसे पहले दानिश, आपका रुख करते हुए, ये तो वही बात हुई कि सारे के सारे मुहावरों की एक नई किताब लिखने की तैयारी है पाकिस्तान में। ये जितना कंगाल होता जा रहा है, उतना ही इसके लोग लूट खसोट करने में आमादा हैं। अब 300 अरब रुपए का गेहूं घोटाला। बिल्कुल, पाकिस्तान पर कई मुहावरे बैठते हैं, जैसे कि जनता तस्त है, जनता त्रस्त है और हुक्मरान मस्त हैं। बिल्कुल सटीक उन पर बैठता है। जिस तरीके से वहाँ पर बदहाली, कंगाली और भुखमरी के चरम पर जा रही है, और उसके अलावा जिस तरह का अब घोटाला सामने आया है। सोचिए कि 1 साल पहले आटे के लिए क्या किल्लत थी, और उसी 1 साल के बाद जब काकर के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके दौरान जो 300 अरब रुपए का घोटाला हुआ है, मतलब कुछ दिनों के लिए जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए थे, उन्होंने किस कदर पाकिस्तान को लूटा। उसके बाद लूटने के बाद जो खुलासा हुआ, उसके बाद सियासत में एक शोर मचा हुआ है। अब जब शोर मचा तो पीएम शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम आयद करने लगा, किया जा रहा है कि इनकी मिली भगत से हुआ है। पीएम शहबाज शरीफ सफाई तो दे रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जांच बिठाई जा रही है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन उस रिपोर्ट के आने के बाद क्या होगा? क्या सारी दिक्कतें, सारी किल्लतें वो दूर हो जाएंगी पाकिस्तान की? पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार गर्त में उसकी अर्थव्यवस्था जा रही है, जिस तरह से वहाँ बेरोजगारी लगातार हर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस तरह से वहाँ पर आतंकवादी और चरमपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या उससे निजात पा जाएंगे इन सारी कमेटी बनाने से, या खुलासा हो जाने के बाद से? अब शहबाज शरीफ पर बहुत बड़ा प्रेशर लगातार बनता जा रहा है, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। और किसान जिस तरीके से नाराज है, वो बताए जा रहे हैं, नाराज इसलिए हैं क्योंकि एक तो वहां पर जो पैदावार हो रही है उसकी वाजिब मूल्य, वाजिब कीमत नहीं दे पा रहे हैं। दूसरे, बाहर से आयात कर रहे गेहूं लेके आ रहे हैं और उसका सरप्लस का गेहूं कर रहे हैं, मतलब वहां पर इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कहां पे क्या करेंगे? इतना ज्यादा गेहूं बाहर से मंगा लिया है कि अपनी उपज है उसकी कीमत देने की जगह नहीं, ऊपर से तुर रहा ये कि 18 लाख टन गेहूं ज्यादा खरीदेंगे। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव जी, विदेश नीति के तौर पर आप पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से समझते हैं, इस पूरे इलाके की विदेश नीति को भी समझते हैं। पाकिस्तान अब कोई कंट्री के तौर पर रह गया है, या फिर इसे कबीलों का देश घोषित कर दिया जाना चाहिए? हर जगह अपना कबीला, हर एक के अपने नियम, हर एक के अपने कानून।
जी देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट होने की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान कई भागों में विभाजित होगा। ऐसा स्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के जो आर्मी और आईएसआई, जो वहाँ के जो रियल रूलर्स हैं और उसके अलावा जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सभी सिर्फ अपने हितों को साध रहे हैं। और यहाँ तक कि जो पैसे विदेशों से आते हैं मदद के नाम पर, उसकी भी बंदरबांट हो जाती है। और ये जो घोटाला सामने आया है वो स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि वो जहाँ पे रोटी की किल्लत है, जहाँ आटे की किल्लत है, ऐसे देश में 300 अरब का जो घोटाला होना इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वो जो वहाँ के हुक्मरान जो घड़ियाली आंसू अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने बहाते हैं, वो वास्तव में वो अंदर क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में गेहूं घोटाले को लेकर किसान नाराज हैं। अब किसान नाराज क्यों हैं? मुल्तान से इस्लामाबाद तक किसान अब प्रदर्शन करने की तैयारी में है। यह अजब हालात है। पाकिस्तान में किसान 10 मई से अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। किसान संगठनों ने शहबाज सरकार पर आरोप लगाया, गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, किसान परेशान है। देश के किसान का गेहूं खरीदने के बजाय विदेशों से आयात क्यों किया गया? सरकार के गेहूं आयात करने का किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन गेहूं तो आयात हो गया। 300 अरब रुपए का घोटाला तो हो ही गया। अब बाकी जो आयात हो रहा है, यानी ये घोटाला चल रहा है। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह का रुख करूंगा। मेजर, पाकिस्तान एक अजब पैमाने का है। ये जब हम सोचते हैं कि यही बहुत है, तब वो एक नया स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर देता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये अपना नया स्टैंडर्ड अपने आप के सेट कर देता है, अपने आप को जगहसाई करवाने के लिए। कोई कमी नहीं छोड़ता कहीं से भी जगहसाई करने की। अभी 300 अरब करोड़ का घोटाला सामने आया है, विविध स्कैम, गेहूं का स्कैम, मतलब सोचा भी नहीं था दुनिया में। अब आप देखिए, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो एक इंक्वायरी चाहते हैं दिखावे के लिए, क्योंकि उनकी जो बेटी है मरियम नवाज, ताकि वो बरी हो जाए, उन पे कोई आलोचना ना आ सके। अब एट द सेम टाइम अनवर उल हक कक्कड़ की जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो इसके ऊपर बहुत पाकिस्तान के ऊपर डिबेट हुई कि हम ऐसा करेंगे। पिछले 2-3 दिन से वहां पे कॉमेडी सर्कस तो है ही है। यहाँ पे एक और मदाहिया बात चल रही है कि वो एक निर्णय पे आते हैं, फिर उसको विड्रॉ कर लेते हैं, फिर आते हैं, फिर विड्रॉ कर लेते हैं। तो उनके जो पंजाब के सीएम थे, उनके जो केयरटेकर इरा था, वहां पे मोहसिन नकवी साहब, जो कि अभी इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके कैबिनेट के, वो सबके सब स्केप्टिकल हैं कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए ना बिठाई जाए। अगर हम दिखावे के लिए भी इंक्वायरी बिठाते हैं तो इसका नतीजा क्या निकल कर आएगा? जैसे आपने पहले बताया कि ये इंक्वायरी पे इंक्वायरी, कमेटी पे कमेटी बनाएंगे, निकल के कुछ नहीं आने वाला। ये चाहे गधे बेचे, चाहे शेर को बेचे गधे के माफिक चीन को, चाहे ये स्कैम करें, घोटाला करें, चाहे इनकी मिलिट्री इनके जनरल को जमीन जायदाद दे, प्लॉट दे, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से। कुछ इनकी हवा में, पानी में क्या है ऐसा पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ जरूर 100% कुछ है। जी, इस तरीके मुझे तो ऐसा लगता है मेजर कि उस कमेटी का जो आउटकम है वो पहले से डिसाइड हो चुका है कि ये आउटकम आना है। अब इसके हिसाब से आप अपनी बैठकें कीजिए, मीटिंग कीजिए, और थोड़ा बहुत आप भी इसमें अगर कमा सकते हैं तो वो भी चल जाएगा। खैर, एक और बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर उसके बाद यूके देवनाथ सर आपसे बात करता हूं। और ये पाकिस्तान इन जनरल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई से जनता परेशान है। 300 अरब का घोटाला तो हो ही चुका है गेहूं को लेकर। वहीं चावल से लेकर केला, सेब तक के दाम में उछाल आया है। 210 रुपए लीटर दूध बिक रहा है, 800 रुपए में 1 किलो आटा बिक रहा है, 1 किलो चावल की कीमत 400 रुपए है, 50 रुपए प्रति लीटर और बढ़ सकते हैं दूध के दाम। लो जी भाई, अब ये स्थिति हो गई है तो पेट कहां से भरेगा? लेकिन मजे की बात यह है कि भूखे रह लेंगे, लेकिन कश्मीर में, भारत में आतंकवादी हरकतें करनी है, उसके लिए अपने पेट में आग लगा के भी बम भेजेंगे, आतंकवादियों को भेजेंगे। यूके देवनाथ सर, अब ये देख लीजिए भारत में क्या स्थिति है। हम इस वक्त जो टोंड मिल्क पीते हैं दिल्ली और आसपास में, वो 54 रुपए का लीटर मिलता है, पाकिस्तान में 210 रुपए लीटर चला गया है। खाना पीना है नहीं, दुनिया के सामने हमेशा हाथ फैलाना है, घूम फिर के सऊदी अरब के पास जाना है, लेकिन हालत सुधारने के लिए कोई कदम नहीं।
जी हाँ राजीव जी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वहां जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने के लिए प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमारी भारत की अर्थनीति पर बहुत पैनी नजर रखता है। पाकिस्तान में क्या है कि जब भी उनके पास पैसे कम बढ़ जाते हैं, कोई हुक्म कर देता है, शायद उनकी आर्मी आईएसआई से दबाव आता है, तो वो क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं पाकिस्तानी नोट और प्रिंट करके पैसा और ले आते हैं मार्केट में। इसके चलते क्या हुआ कि पाकिस्तानी रुपीस की कीमत जो है वो पूरे दुनिया में गिरी हुई है। आज आप देखिए, भारत का जो रुपया है, $1 के मुकाबले हम लोग 83 भारतीय रुपए पे खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान में $1 के मुकाबले उनका जो रुपया है वो 280 पाकिस्तानी रुपए देने पड़ते हैं। तो कोई तुलना ही नहीं है। एक और दिक्कत जो पाकिस्तान में आ रही है कि वहां जो रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, वो बहुत ही कम है। पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक्सटॉर्शन पर चल रही है। लोगों से जबरन टैक्स वसूला जाता है, गुर्गों के द्वारा, गुंडों के द्वारा हफ्ता वसूली होती है, और ये टैक्स जो है वो पाकिस्तान की सरकार के पास ना जाकर जो प्राइवेट लोकल दादा हैं उनके घर में चला जाता है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह से तो सुधरेगी नहीं। हम गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं। 1965 के युद्ध के पहले जब भारत में हमने आईसीएआर को सेटअप किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उस वक्त हमने पाकिस्तान को न्योता दिया था 1965 के युद्ध के पहले कि आप भी आईसीएआर में हम योगदान दीजिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में एक ही जैसा आबोहवा है, एक ही जगह एक ही जैसी जमीन है और एक ही जैसा गेहूं पैदा किया जाता था। लेकिन जी पाकिस्तान ने उस वक्त देखिए अपना नैरो संकीर्ण मानसिकता दिखाते हुए भारत के आईसीएआर का जो प्रोग्राम था उसको ज्वाइन नहीं किया। उसकी सजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। जी हाँ, ना रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता है। ये पाकिस्तान के आज के हालात की जड़ में है। वहीं बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को अब जल्द ही खरीदने की हालत में आ जाएगा सऊदी अरब। इस्लामाबाद पहुंचा सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल। इसको समझिए, इस खबर को। पाकिस्तान को यहाँ पर, क्योंकि इस्लामाबाद पहुंचा है, तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से एक बड़े निवेश की उम्मीद है, पैसा लगेगा। पाकिस्तान की खदानों पर सऊदी अरब की नज़र है। सऊदी अरब के निवेश मंत्री इब्राहिम अल मुबारक पाकिस्तान पहुंचे। 50 सदस्यीय टीम में 30 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। तो एक तरफ तो सीपैक बनाने के नाम पर चीन ने एक बड़े हिस्से में अपना कंट्रोल कर लिया है, और उसके साथ चीन सीपैक तो बना रहा है, लेकिन इसका रोजगार पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि काम करने वाली फोर्स वो चीन की ही आती है, और इसी तरह से सऊदी अरब भी करेगा। बड़ी खबरों को हम की ग्राफिक्स के तौर पर समझते हैं। पाकिस्तान की नीलामी और पाकिस्तान में सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल। पाकिस्तान को सऊदी अरब से एक बड़े निवेश की उम्मीद है। अब पाकिस्तान की खदानों पर सऊदी अरब नजर लगाए बैठा है। 50 सदस्यीय टीम के साथ वहां के निवेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। इब्राहिम अल मुबारक पाकिस्तान, और पाकिस्तान को व्यापार और निवेश की संभावना, कृषि, खनन और मानव संसाधन क्षेत्रों पर ध्यान देंगे। यहाँ पर सऊदी बलूचिस्तान में करीब $1 अरब का निवेश करेगा। आईएमएफ की टीम भी इसी महीने पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। अब यहाँ पर अगर सऊदी अरब इन सभी चीज़ों को लेकर अगर स्थिति को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, तो हालत ये होगी कि पाकिस्तान को इसका रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जिसकी वो उम्मीद कर रहा था लगातार। मैं रोक कर लेता हूँ इस वक्त मेजर शाह का, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, खुद को गिरवी रखने की कोशिश कर रहा है क्या पाकिस्तान? बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, बहुत जल्द सऊदी अरेबिया, ऐसा कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को खरीद लेगा बिल्कुल। और जो उनके प्रोपेगेंडा स्टाफ के जो जनरल हैं, जनरल अहमद, उन्होंने इमरान खान को कहा है कि भाई माफी मांग लो, कान पकड़ के फौज से बरी कर दिया जाएगा। लेकिन वो अलग बात रही। अब बात ऐसी है कि अगर सऊदी अरेबिया कैसे खरीदेगी पाकिस्तान को, मगर मजा ये बात, इसको मैं करेक्ट करता हूँ राजीव जी, एक मिनट मेरे को दीजिए। आप मैं अभी घोटाला की बात कर रहे हैं, गेहूं घोटाला की, उससे मैं इसको करेक्ट करता हूँ। एक मिनट, देखिए क्या हुआ था 2022 में, बहुत बड़ा बाढ़ आया था पाकिस्तान में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट किया था पाकिस्तान को कि भाई हम बस हमदर्दी जताई थी, एक तरीके से कोई सहयोग नहीं जताया था, हमदर्दी जताई थी। नवाज शरीफ साहब के जो भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो फट से कूदे ट्विटर पे कि हमें जरूरत नहीं चाहिए हिंदुस्तान से। अब मेरे को बस 30 सेकंड में ये एक्सप्लेन करने दिए। अब हुआ क्या, देखिए 2023 में उनकी सरकार ने ये निर्णय लिया कि बाढ़ आई थी तो जितने भी खेती थी वो बिगड़ गई थी, तो हम बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं गेहूं। तो इन्होंने एज अ रिजल्ट
2.4 मिलियन टन का गेहूं इंपोर्ट करा था, इन्होंने 3.6 मिलियन टन का गेहूं इंपोर्ट किया, यानी कि 1.2 मिलियन टन का व्हीट का गेहूं एक्स्ट्रा आया। जाहिर सी बात है, जब ये बिल दिखाया इन्होंने क्या दिखाया कि भाई इतना गेहूं आया हुआ है, तो इनके ऊपर इल्जाम लगा है और कि इतना 1.2 मिलियन का गेहूं कहां गया भाई? वो आप गए पेट्रोल का बिल आपका रिफंड करिए कंपनी, ठीक है। यानी कहीं भी मौका तलाश लेते हैं। बड़ी खबर भी हम यहाँ रुक कर लेते हैं। शहबाज शरीफ भागे थे IMF के पास, शहबाज शरीफ भागे थे सऊदी अरब के पास, तो लग रहा है गिड़गिड़ाना थोड़ा काम तो आ गया है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने के लिए राजी हो गए, ऐसी खबर आ रही है। और मोहम्मद बिन सलमान इसी महीने इस्लामाबाद में हो सकते हैं। पाकिस्तान को बड़े निवेश के ऐलान की उम्मीद है, क्योंकि शहबाज शरीफ 2 बार पहुंच गए थे सऊदी अरब। अब उनके वहां के निवेश मंत्री तो आ ही रहे हैं, खदानों पर नजर है उनकी, और जाहिर सी बात है अगर वो कुछ दे रहे हैं तो रिटर्न में भी उन्हें कुछ चाहिए ही होगा। अब मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो क्या कुछ हासिल करेंगे? इसी महीने इस्लामाबाद आ सकते हैं। पाकिस्तान को बड़े निवेश के ऐलान की उम्मीद है और 5 साल बाद पाकिस्तान जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। 2019 में इमरान के PM रहते हुए मोहम्मद बिन सलमान आए थे। सऊदी पाकिस्तान के रिश्तों में नई गर्माहट की तरह ये चीज़ें ज़रूर देखी जा रही हैं। संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या इसे नई गर्माहट माना जाए या फिर ये इस हाथ ले उस हाथ दे की बात है? देखिए, ये जो विजिट्स हैं, ये जाहिर है कि ये जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं वो पाकिस्तान की जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो अपने हितों के लिए करना चाहते हैं। अभी आप देखिए तो अभी हाल के समय में ईरान के राष्ट्रपति ने भी वहां दौरा किया था, रईसी ने, और अब ये सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है। और बलूचिस्तान जो अकूत प्राकृतिक संसाधनों से ये संपन्न जो प्रोविंस है, लेकिन वहाँ के लोग गरीब हैं, वहाँ के लोगों को सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। बलूचों के साथ पाकिस्तान की आर्मी, ISI, पुलिस फोर्सेस हर तरीके का दमन, शोषण, बर्बरता करते हैं। और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको सबसे ज्यादा तो चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है, और अब सऊदी अरेबिया की भी जाहिर है कि उसके ऊपर नजर है। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्हें इस तरीके की विजिट से थोड़े बहुत पैसे तो जरूर मिल जाएंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान को का जो कर्ज का जो कटोरा है वो सऊदी अरेबिया फिर से एक बार उसमें कुछ पैसे डाल दे, और उसी तरीके से चाइना आप देखते हैं कि किस तरीके का वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान को अपनी उसने जद में, अपनी जकड़ में पहले ही ले रखा है। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं कुछ पैसों की वजह से, अपनी अवसरवादिता की वजह से वो अपने देश के हितों को गिरवी रख देते हैं, और शायद उनके लिए बहुत आसान भी होता है। बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं लगातार, जिस पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। कैद खाने में कैद इमरान के सामने सेना ने, यानी जनरल असीम मुनीरी माना जाए, उन्होंने शर्त रख दी है। सेना के प्रचार विभाग DGISPR महानिदेशक जनरल अहमद शरीफ ने कहा है, अगर रिहाई चाहिए तो देश से माफी मांगे इमरान खान। बातचीत का रास्ता खुला, लेकिन सार्वजनिक माफी मांगे। शहीदों का अपमान, धमकियां और दुष्प्रचार बंद करे PTI। इमरान खान वादा करे कि सेना के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नफरत की सियासत छोड़कर सकारात्मक राजनीति करें। 9 मई की घटना सिर्फ पाकिस्तानी सेना का नहीं बल्कि देश का अपमान है। कितना अजीब है पाकिस्तान और भारत में तुलना। पाकिस्तान में सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी मांगे इस बात पर कि सेना का अपमान किया और आगे से नहीं करेंगे। भारत में हर कोई जो चाहता है मुंह उठाता है, सेना को लेकर कुछ भी बोल देता है लोकतंत्र के नाम पर। खैर, यूके देवनाथ सर, ये क्या इमरान खान की रिहाई का रास्ता खोल देगी अगर वो माफी मांगते हैं तो? ये कहा जाता है कि दुनिया के सब डेमोक्रेसीज के पास अपनी आर्मी होती है। पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है, तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपने देश को चलाती है, और वहां की जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसको पाकिस्तान की आर्मी पीछे से मैनिपुलेट करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि आजादी से लेकर अभी तक पाकिस्तान, आधे से ज्यादा समय पाकिस्तान में आर्मी का ही शासन रहा, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हाँ, अब जो वो इमरान खान को ये चारा डाल रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा। इसके पहले भी जब पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने किसी भी राजनेता को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, अपदस्थ किया था, तो अपदस्थ करने के बाद उसको एक बार एक चारा दे देते हैं कि आप सऊदी भाग जाइए, आप इंग्लैंड भाग जाइए और वहां जाकर शांतिपूर्ण रहिए, पाकिस्तान में वापस मत आइए। तो ये पाकिस्तान की आर्मी का एक बहुत शातिर तरीका है अपने राजनयिकों को, खास तौर से इमरान खान जैसे राजनयिक जिनका की अभी थोड़ा कमजोर समय चल रहा है, उनको कंट्रोल करने का। जी
मुझे लगता है बाहर आने के लिए इमरान किसी भी जगह अपने को मैनेज कर सकते हैं, ऐसा हालात लग रहे हैं। क्योंकि बड़ी खबर का रुख करें अब, पाकिस्तान ने तालिबान सरकार पर आरोप लगा दिया है। खुद को ठीक नहीं है लेकिन तालिबान पर आरोप है। पाक सेना ने तालिबान सरकार को खरी खरी सुना दी है। पाकिस्तान में हमले का जिम्मेदार तालिबान है। ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने खूब सहारा दिया। पाकिस्तान ने अफगानियों पर हमले के ठीकरा फोड़ा है। चीनी इंजीनियरों पर हमले के पीछे तालिबान की साजिश है। आत्मघाती हमले का भी ठीकरा तालिबान पर फोड़ा है। दानिश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दानिश, पाकिस्तान इसी तालिबान, इसी अफगानिस्तान के जरिए पता नहीं क्या कुछ करता रहा और इसी अफगानिस्तान में अमेरिका का साजो सामान पहुंचाने का रूट बनकर उसने कितना पैसा कमाया है। आज जब सब कुछ खत्म हो गया तो अफगानिस्तान को घुड़की भी देनी शुरू कर दी गई है। कितने खतरनाक हालात हो सकते हैं पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर अगर ये बढ़ा आगे तो? पाकिस्तान की तालिबान को घुड़की ना समझा जाए बल्कि चीन की जो घुड़की थी उसको तसल्ली देने के लिए उसने एक नया पैंतरा चला है ताकि तालिबान को आड़े हाथों लेकर चीन को तसल्ली दी जाए कि हमारे यहाँ जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं, सरकार नहीं, प्रशासन नहीं बल्कि तालिबान है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों को लगातार हमला किया जा रहा है, उनको शिकार बनाया जा रहा है, उन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चीन बहुत नाराज था और सख्ती के साथ मना किया था कि हम आगे चलकर पाकिस्तान में निवेश नहीं करेंगे, जिससे वो थर्राया हुआ है, कांपा हुआ है और डरा हुआ लग रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दानिश, कंगाल पाकिस्तान में बजी है खतरे की घंटी। पाकिस्तान में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी कर दी गई है। अरे साहब, सैलरी तो टाइम से दे। खैर, सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की तैयारी है। पेंशन भुगतान के बोझ को कम करने के लिए फैसला लिया गया है। अब पाकिस्तान में कर्मचारियों की अब तक सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी। पाकिस्तानी वित्त मंत्री औरंगजेब ने उम्र बढ़ाने पर कहा है। पेंशन लागत को नियंत्रण में लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। एक औरंगजेब भारत में था जो गले उतार देता था और एक औरंगजेब पाकिस्तान में है जो कह रहा है कि भाई उम्र बढ़ा दो, जिंदगी दे दो, क्योंकि अगर नहीं दी तो हम इस लायक नहीं रहेंगे कि पैसा इनको दे पाए। मैं दानिश आपका ही रुख करूंगा, कहां से लाएंगे पैसा? चलिए अगर 2 साल उनकी बढ़ा भी दी जाती है तो सैलरी तो देनी है ना। बहुत सही आपने कहा कि एक औरंगजेब था वो जो गले उतारता था, एक औरंगजेब है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल रहा है। लगातार जिस तरीके से वहाँ की अर्थव्यवस्था डाउनफॉल होती जा रही है, लगातार गिरती जा रही है, उससे वहाँ के हुक्मरान के साथ आवाम भी चिंताजनक स्थिति में मौजूद है, क्योंकि वहाँ के सरकार के पास नई भर्ती करने के पैसे नहीं हैं। जब पैसे नहीं है तो वो लगातार अब कर्मचारियों को प्रमोट कर रहे हैं कि उनके 2 साल और बढ़ा दिया जाए। आज ऐसे में अगर उनको बढ़ाया जाता है तो जो नौजवान तबका है वो कहाँ से नौकरी पाएगा? वो कहाँ से नौकरी पाएगा? जी हाँ, ये वही बात हुई कि बिल्ली भगाने के लिए कुत्ता ले या चूहा भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए कुत्ता, इसी तरीके की चीजें होती है। मेजर मोहम्मद जली शाह, 10 सेकंड समय समाप्त हो रहा है। क्या हालत है पाकिस्तान की? अब फटेले हाल है, मैं ये कहूंगा फटेले हाल है। और कंगाल पाकिस्तानी भिखारी पाकिस्तान, तो वो इस दफा कभी सुधरेंगे भी नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं लग रही मेरे को इनकी सुधरने की आगे। बस कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। यूके देवनाथ सर, हमारे बगल में इस तरीके का अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए कितना बड़ा खतरा? राजीव जी, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, आजादी के बाद से अलग हो गया। मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो ये समझेंगे और जल्दी समझ जाएंगे कि भारत जो है उनका मित्र है। भारत के लोगों की कोई अभिलाषा नहीं है कि पाकिस्तान टूट फूट जाए। ये चीज मुझे दूर की कौड़ी लगती है। ये चीज दूर की कौड़ी लगती है, इस पर मैं खुद भी यकीन नहीं कर सकता। काफी वक्त से मैं भी देख रहा हूं। संजीव जी, आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। एक अस्थिर, एस्टैब्लिश नहीं, डी एस्टैब्लिश पाकिस्तान भारत के लिए अब कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, निसंदेह ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो एक बहुत ही क्लोज वॉच पाकिस्तान के ऊपर बनी रहनी चाहिए, भारत की भी वॉच है। और भारत ऐसी किसी भी स्थिति को निपटने के लिए मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सक्षम है। और यदि पाकिस्तान में किसी तरह का डिसइंटीग्रेशन होता है, विखंडन होता है, तो उन सारी स्थितियों को डील करने की जो सिनारियो, और उम्मीद है भारत इन सब चीजों पर नजर रख भी रहा होगा। आप सभी जुड़े, अलग अलग बड़ी खबर को लेकर आपने अपने विचार सामने रखे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे